हम आपको कुछ आरोपों की सच्चाई बताते हैं। 2014 में इन्होंने कहा था कि पीएम मोदी, मतलब मोदी अगर पीएम बने तो देश में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ जाएंगे, मतलब मुसलमान खतरे में जाएगा। सच्चाई यह है कि 2014 के बाद ना के बराबर दंगे हुए हैं। धारा 370 हटाई तो कहा इसे हटाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। सच्चाई यह है कि आज कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगभग खत्म हो गई। बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में भी विकास हो रहा है, पत्थरबाजी जीरो हो गई है। राम मंदिर पर कहा था राम मंदिर बना तो देश में दंगे होंगे। सच्चाई यह है कि राम मंदिर बनने पर कोई दंगा नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र और सर्वे के मुद्दे पर आज अमित शाह ने जो कहा उससे कांग्रेस के कई नेताओं का बीपी बढ़ गया। अमित शाह को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की नई टोन कैसे सेट कर दी। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। दरअसल ये कांग्रेस के लिए नया जख्म है और अब कांग्रेस को ऐसे और जख्मों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है और कर्नाटक में हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर भी पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने वालों पर हमले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक को लेकर क्या कहा, यह भी सुनिए एक बार। साथियों, यहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। पीएम मोदी ने एक तरह से कांग्रेस पर एक के बाद एक ऐसे सियासी बम फोड़ दिए जिससे इस चुनाव के खत्म होते होते कांग्रेस के साथ पूरे इंडी गठबंधन की सियासी धज्जियां उड़ सकती हैं। क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं उससे इंडी गठबंधन उबर नहीं पा रहा। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में आज बीजेपी का खाता भी खुल गया, यानी बीजेपी को एक सीट पर जीत मिल गई। अभी रिजल्ट आने बाकी हैं लेकिन बीजेपी का खाता खुल चुका है, एक सीट जीत गए वो। वैसे तो ये खबर अगर आती तो 4 जून को ना आती, लेकिन उससे पहले ही सूरत में ये कमाल हो गया। बीजेपी के मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध चुनाव जीत गए और मुकेश दलाल को विनिंग सर्टिफिकेट भी मिल गया। ये देखिए, जीत गए वो। इस तरह से मुकेश दलाल 2024 लोकसभा चुनाव में पहली सीट जीतने वाले नेता बन गए हैं बीजेपी के। सूरत में 7 मई को वोट पड़ने वाले थे, लेकिन अभी की स्थिति में अब वहां वोट ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि वहां चुनाव नतीजा पहले ही आ गया। भाई विनर घोषित, वहां कोई है ही नहीं इनके खिलाफ लड़ने वाला। दरअसल सूरत से मुकेश दलाल की जीत पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि सूरत से चली विजय की बयार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन यह हुआ कैसे, यह भी बताता हूं। सूरत में यह कमाल कैसे हुआ। दरअसल हुआ क्या कि वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही एक कैंडिडेट इसलिए जीत गया क्योंकि बीजेपी के मुकेश दलाल सूरत से उम्मीदवार थे और सूरत सीट से कुल 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया, बाकी के 8 कैंडिडेट्स ने अपना नाम ही वापस ले लिया। इस तरह बीजेपी के मुकेश दलाल के अगेंस्ट में कोई था ही नहीं, तो वो निर्विरोध जीत गए। इसलिए उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई कोई है ही नहीं आपके अगेंस्ट में लड़ने वाला, तो वोटिंग में होगा कौन, एक ही नाम ही होगा, उसी को वोट पड़ेगा। फिर तो जाइए, आप जीत गए। सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन क्यों रद्द हुआ, अब उसे भी समझिए। कांग्रेस ने 21 मार्च को सूरत से नीलेश कुंभानी को टिकट दिया,
नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल थी। नीलेश कुंभानी ने एक दिन पहले 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया, लेकिन 20 अप्रैल को बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर और सूरत के कलेक्टर सौरभ पारधी से शिकायत कर दी कि कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी और कांग्रेस के डमी कैंडिडेट सुरेश पडसाला दोनों के नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावकों के सिग्नेचर फर्जी हैं। भाई, आप कैंडिडेट बनते हैं तो कुछ लोग आपको प्रस्तावित करते हैं कि हाँ इनको बनाइए, तो वो प्रस्तावकों के सिग्नेचर फर्जी हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस के ऑफिशियल और डमी कैंडिडेट दोनों को एक दिन का समय दिया और 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा कि भाई कोई गलती हुई है तो सुधार देंगे। 21 अप्रैल को 11 बजे जब सुनवाई हुई तो कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने कहा कि उन्होंने अपने तीनों प्रस्तावकों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा। या तो वो अंडरग्राउंड हो गए हैं या किडनैप हो गए। अब जिसका सिग्नेचर फर्जी है वो कह रहा है कैंडिडेट कि भाई वो लोग ही नहीं मिल रहे हैं हमको, पता नहीं कहां चले गए। ऐसे प्रस्तावक थे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रस्तावकों के सिग्नेचर को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और उनके दूसरी फाइल के सिग्नेचर से मैच कराया कि चलो वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर उससे मिला के देखते हैं। तो उसमें भी सिग्नेचर में कई गड़बड़ियां निकल आई, यानी सिग्नेचर फर्जी निकल गया। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 36 सेक्शन 2 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर को यह अधिकार होता है कि वो नॉमिनेशन पेपर की जांच करे और उसमें किए गए सिग्नेचर की सत्यता को परखे। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया जा सकता है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस के मुख्य और डमी दोनों कैंडिडेट के नॉमिनेशन रद्द कर दिए। बाकी बचे 8 कैंडिडेट्स ने खुद ही अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अब सिर्फ बीजेपी का एक कैंडिडेट बचा मैदान में, तो उसे विनर घोषित कर दिया गया। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध जीता तो इससे भी कांग्रेस तिल मिला गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव। अब राहुल गांधी से कोई पूछे कि आपका कैंडिडेट जो सिग्नेचर दे रहा है वो सिग्नेचर फर्जी निकल रहे हैं, प्रस्तावक गायब हो जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी क्या करेगी भाई? और करना होगा तो एक सीट पे करेगी। राहुल गांधी अपने कैंडिडेट की गलती का ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, जैसे वो हर बार फोड़ते हैं। देश में लोकतंत्र नहीं है, जुडिशरी नहीं है, मीडिया नहीं है, फलाना नहीं, दूसरे पे फोड़ दो, अपने ऊपर कुछ मत ले लेना भाई। अगर आपके कैंडिडेट ने सब नियम फॉलो किए होते तो सब कुछ ठीक से चलता, ये नौबत ही नहीं आती। खैर, अब कांग्रेस ये शिकायत कर रही है कि सूरत में तो उसके साथ बहुत गलत हो गया, तो कांग्रेस ने सूरत लोकसभा सीट के मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सूरत में चुनाव स्थगित करने की मांग कर दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो सूरत में चुनाव की नई तारीख दे। अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लीजिए। साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। अब कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पहला कमल तो खिल गया। मुकेश दलाल सूरत में जीत का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने जीत के बाद क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रख के मेरा चयन किया है। अब सूरत की सीट को लेकर कांग्रेस के नेता छाती पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई निर्विरोध जीतकर सांसद बना। इतिहास बता देता हूं आपको इसका। नेहरू के जमाने में 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 10 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। नेहरू के ही जमाने में 1957 में
दूसरे लोकसभा चुनाव में 11 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। नेहरू सरकार में रक्षा मंत्री रहे यशवंतराव चव्हाण 1963 में नासिक से निर्विरोध चुने गए। तो राहुल गांधी के परिवार से जब लोग मुखिया होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उस दौरान ये सब हो रहा था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब जो है चुनाव बार बार हो रहे थे, तब ऐसा नहीं था कि अगली बार चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस के नेता पीएम सईद लक्षद्वीप सीट पर 1971 में निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण की मां प्रेमला चव्हाण 1973 में कराड़ से निर्विरोध जीती थी। 1980 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से निर्विरोध जीते। 2012 में डिंपल यादव कन्नौज सीट पर निर्विरोध जीती। यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई निर्विरोध जीता है, लेकिन यह पहली बार जरूर हुआ है कि बीजेपी का कोई सांसद पहली बार निर्विरोध जीता है। अब चूंकि बीजेपी का जीत गया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये तो ये लोग लेके चलते हैं पॉकेट में, घर में पानी नहीं आया, लोकतंत्र खतरे में फेंक देंगे कार्ड। वैसे भी सूरत में अगर वोट भी पड़ते तो बीजेपी को टक्कर देने वाला भी कोई दूर दूर तक नहीं था। तो बीजेपी को यह करने की जरूरत क्यों है? सूरत लोकसभा सीट की हिस्ट्री क्या है वो भी सुनिए। 1989 से 1989 से लगातार सूरत बीजेपी जीत रही है। यहां की 7 विधानसभा में बीजेपी का विधायक है। 2019 में बीजेपी को यहां करीब 75% वोट मिला था। यानी अगर 100 वोट पड़े तो 75 बीजेपी को मिले थे 2019 में। यहां पर 2019 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 5.5 लाख था। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी यहां 5 लाख वोट से जीती थी। सूरत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच के वोट का अंतर भी आप देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेटिंग गेटिंग की जरूरत बीजेपी को थी या नहीं और लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं। 2019 का चुनाव, ये सूरत का रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि सूरत की सीट पर क्या हुआ था। बीजेपी को आए थे 7 लाख और 95,000 वोट, 95 के वोट आए थे बीजेपी को। कांग्रेस को कितना वोट आया था भाई, जिनके साथ बहुत अन्याय हो गया है? इनको आया 2,47,000 वोट। तो जीत का जो अंतर था दोनों के बीच में 5,48,000, 48 के इतने वोट का अंतर, 5,48,000 के वोट के अंतर से बीजेपी जीत रही थी। और वहां उनको ये करके चुनाव जो है वो जीतना पड़ेगा, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी को अगले बार तो चुनाव नहीं कराना है। सो कॉल्ड वगैरह वगैरह जो बातें हो रही हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया।